शालिनी की बात होती थी तो जानवी का एक्सप्रेशनलेस चेहरा अपने आप इमोशनल हो जाता था। सिर्फ इसी बात से पता चल सकता था कि ये शालिनी नाम की लड़की का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस जानवी के ऊपर है। आरव बस उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता था। थोड़ी देर तक जानवी बातें करते करते यूं ही एब्सेंट माइंडेड रही और फिर अपने यादों के पिटारे से वापस आए। उसने आरव को अपनी सिंसियर नजरों से देखा और कहा, इसलिए आज से आपको भी मेरी बेस्ट फ्रेंड की उतनी ही रेस्पेक्ट करनी होगी। तुम्हारी दोस्त मतलब मेरी दोस्त, ऑब्वियसली मैं उसे अच्छा ट्रीट ही करूंगा। इतना बोलने के बाद आरव थोड़ा रुका और बोला, बात रही उनकी गैदरिंग्स की, तो अगली बार से अगर तुम कंफर्टेबल फील नहीं करती हो तो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। न्यू ईयर के बाद जो भी हमारी एंटरटेनमेंट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबको वाइस प्रेसिडेंट शर्मा हैंडल करने वाले हैं। जो फाइल तुमने मुझे अरेंज करके दी थी वो भी मैंने पास करवा दी है। आर यू श्योर तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है? जब आरव ने उन फाइल्स के बारे में बात की तो जानवी के चेहरे के एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। जाहिर सी बात थी, वो अपने अच्छी मेमोरीज के बीच में उन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स को नहीं भूली थी। वो बस नहीं जानती थी कि सुहासिनी जी और रश्मि क्या उसकी वार्निंग के बाद भी उसकी मां माधुरी जी से मिलने उनके कॉलेज गए होंगे। वो होप कर रही थी कि उसकी मां एक शांति भरा जीवन जी सके। अगर वो सब कुछ भूल के, देवराज जी के साथ की यादें भूल के किसी के साथ मूव ऑन करना चाहती है, एक नया रिश्ता शुरू करना चाहती है, तो जानवी से ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। लेकिन माधुरी जी थोड़ी अलग किस्म की इंसान थी। कभी कभी जानवी सब सोचती तो उसका मन बहुत दुखी होता था। उसने अपना सर नीचे किया और बहुत सॉफ्टली कहा, मैं ठीक हूं, आप ये सब चीज मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बस उस पर ध्यान दीजिए जो आपको करना है। मेरे बारे में इतनी टेंशन मत लिया करिए। रियलिटी में देखा जाए तो अगर अरोड़ा कल्चर मीडिया उनके कंट्रोल में आ जाती है, तभी जाकर शायद वो सुहासिनी जी, रेखा जी, रश्मि को अपने कब्जे में रख सकती है, थोड़ा शांत उनको रख सकती है। अगर इसी के बाद उसकी मां को थोड़ी शांति मिल सकती है तो वो अरोड़ा कल्चर मीडिया को तबाह करने से पीछे नहीं हटेगी। आरव ने उसकी बातों पर सर हिलाया और जानवी की आंखें जिसमें थोड़ी देर पहले चमक थी उनको शांत होता हुआ देख अपने हाथ जानवी की तरफ किए और उसके सर को ऐसे सहलाया जैसे वो कोई छोटा सी बच्ची हो। उसने जानवी को कस के गले लगाया और चुपचाप खिड़की से बाहर देखने लगा। जानवी भी बहुत शांति से उसके गले लग के खड़ी थी। वो भी आरव के जैसे ही खिड़की से बाहर देख रही थी तो उनकी नजरों में आया वो सूरज, वो गर्माहट देने वाला सूरज जो लोगों के अंधेरेमय जिंदगी में रोशनी लेकर आता है। ये देखने के बाद जानवी के मन में सारी चीज बहुत क्लियर हो गई। अपने सामने उस सीनरी को देखकर उसका दिल एक बार फिर से खिल उठा। शायद आरव उसकी लाइफ का वो होप था जो उसके मन के हर अंधेरे को मिटा सकता था। पता नहीं कितना टाइम हो गया था, लेकिन जानवी अभी भी आरव के गले लगी हुई थी। आरव के सीने से मिलने वाली गर्माहट ने उसे बहुत ज्यादा शांत कर दिया था। थोड़ा बेटर फील करने के बाद वो उससे थोड़ा अलग हुई और अपना फोन निकालकर टाइम देखने लगी। बिना किसी चीज के देरी किए उसने तुरंत रजत को फोन करके बुला लिया। थोड़ी देर बाद ही रजत वहां पर आ गया। अब तक दिन के 4 बज चुके थे। क्रिस्टल पैलेस के एंट्रेंस पर जानवी ने एक हैवी सा ब्रीफकेस रजत को पकड़ाते हुए कहा, रजत, एक बार फिर से देख लो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं। मैंने कॉन्ट्रैक्ट की एक्स्ट्रा कॉपी भी बनवा कर रखी है। रजत ने बैग खोला और सब चीज चेक करने के बाद कहा, सब कुछ ठीक है मैडम, डोंट वरी। वैसे तो आरव ने रजत से कहा था वो जानवी को भाभी बोले, लेकिन रजत फिर भी उसे मैडम करके ही बुलाता था। उसे मैडम शब्द बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और इसीलिए वो चाहकर भी उसे बदल नहीं पा रहा था। इसके पीछे क्या रीजन था ये तो वो भी नहीं जानता था। उसे बस यही लगता था कि जब भी जानवी और आरव एक साथ खड़े होते थे तो वो एक दूसरे के साथ एक्सट्रीमली कंपेटेबल लगते थे। इनफैक्ट उनको देखकर आंखों में तसल्ली होती थी, एक कंफर्टेबल वाली फीलिंग होती थी। गाड़ी जरा ध्यान से चलाना, जल्दी पहुंचने के चक्कर में ओवरटेक मत करना। बहुत सारे लोग घर वापस आने को होंगे तो रास्ते में ट्रैफिक होगा, जानवी ने रजत को एडवाइस देते हुए कहा और अचानक से उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आए। पीछे मुड़ के देखा तो आरव बड़े बड़े कदम लिए घर के बाहर की तरफ ही आ रहा था। जब वो जानवी के पास पहुंचा तो रुका और कहा, बाहर बहुत ठंड है, अंदर जाओ, मैंने खाना गर्म करके रखा है, अपने आप खा लेना और जब मैं पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, ओके। जानवी ने भी अपना सर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ ठीक है, आप भी कार में बैठ जाओ और आराम से जाना, मैं अंदर जा रही हूँ। जैसे ही वो अंदर जाने वाली थी तो आरव ने अपनी डीप एंड सेक्सी आवाज में उसे बोला, जानवी। हाँ। उसके पुकारने पर जानवी ने पीछे की तरफ मुड़ के देखा तो आरव ने कुछ भी नहीं कहा।
आरव ने बस अपने हाथों से जाह्नवी के सुंदर से चेहरे को छुआ और स्माइल करके वापस गाड़ी में जाकर बैठ गया। जल्दी ही गाड़ी स्टार्ट हुई और उन सर्द रास्तों पर क्रिस्टल पैलेस से वो निकल गई। गाड़ी काफी दूर जा चुकी थी लेकिन तब तक जाह्नवी वापस होश में नहीं आई थी। अपनी ऑड सी स्माइल को देखकर जाह्नवी को रियलाइज हो रहा था वो कभी कभी बहुत अजीब बिहेव करता है। किसी के न होने की वजह से इतना बड़ा क्रिस्टल पैलेस अचानक से ही खाली और शांत सा हो गया। जब वो वापस अंदर गई तो सीधा स्टडी रूम में गई और साउथ रिवर प्रोजेक्ट पर वापस से काम करना उसने शुरू कर दिया। जब भी वो एक बार बिजी हो जाती थी तो उसे न खाने का होश रहता था न पीने का। आरव अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया और उसने जाह्नवी को फोन किया। तब तक काफी ज्यादा रात हो चुकी थी और तब तक जाह्नवी ने अपना खाना नहीं खाया था बिकॉज वो भूल चुकी थी। तब उसके कहने पर ही वो थके हुए शरीर से उठी, थोड़ा सा खाना खाया और फ्रेश होकर सोने चली गई। अगली सुबह जाह्नवी की नींद दरवाजे पर दी गई दस्तक से खुली। उसने नींद में ही दरवाजा खोला तो बाहर सुरेखा जी खड़ी थी जो बहुत ज्यादा शौकन बात थी। जाह्नवी ने उनकी तरफ पहले थोड़ा सा शॉक्ड होकर देखा और फिर बहुत प्यार से उसने कहा, दादी आप सुबह सुबह यहाँ पर क्या कर रही है? सुरेखा जी ने उसे प्यार से देखा और कहा, मैंने तुम्हें उठा दिया क्या? कल रात आरव ने फोन करके कहा था मैं तुमसे आकर एक बार मिल लूं अगर मेरे पास टाइम हो तो। उसे टेंशन थी तुम अकेले रह नहीं पाओगी इसलिए मैं सुबह सुबह उठ गई। मेरे पास ज्यादा कुछ करने को था नहीं तो मैंने सोचा यही आ जाओ। मैंने तुम्हारा नाश्ता भी बना दिया है। अच्छा, थोड़ी देर बाद तुम्हारे दादाजी भी आ रहे हैं। ये क्रिस्टल पैलेस का जो तुम्हारा बैकयार्ड है वो बहुत ज्यादा खाली है, उसे थोड़ा सा रिनोवेट करते हैं। कुछ दिनों में जब मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा तो वहां पर हम फूलों के सीड्स लगा देंगे, थोड़े से पौधे लगा देंगे। तुम यंग लोगों को तो ये सब करने का टाइम नहीं होता, ना ही तुम लोग का मन करता है। एक बार जब सुरेखा जी बोलना शुरू करती थी तो वो चैटर बॉक्स बन जाती थी और जब तक उनको टोका ना जाए तब तक वो रुकती नहीं थी। ऐसे ही वो बोली जा रही थी और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उन्होंने तो अपनी बहू को आधी नींद में उठा दिया है। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। तुम जाओ जाकर नहा लो, नीचे नाश्ता तैयार है, जब हो जाए तो तुम नीचे जाकर खा लेना। जाह्नवी ने भी अपना सर हमेशा की तरह हाँ में हिला दिया। ठीक है दादी, मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ। कोई बात नहीं, जाओ। इतना बोल के सुरेखा जी नीचे आ गई। उनको वहां से जाता देखकर जाह्नवी ने अपना दरवाजा बंद किया और अपने बालों को ठीक करते हुए अंदर चली गई। वो जल्दी से नहाई, फ्रेश हुई और नीचे आई। सुरेखा जी ने ऑलरेडी उसके लिए नाश्ता और चम्मच निकाल कर रखी थी। यहाँ तक कि प्रताप जी भी आ चुके थे और वो भी सोफे पे बैठकर कुछ कर रहे थे। गुड मॉर्निंग दादाजी, उठ गई बेटा, गुड मॉर्निंग। जाह्नवी की अचानक आई आवाज से प्रताप जी थोड़ा सा डर गए और जिस चीज पर वो काम कर रहे थे वो काम करते करते वहीं रुक गए। उन्होंने उस तरफ देखा जिस तरफ से जाह्नवी आ रही थी और उसकी तरफ बहुत काइंडली स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पर रहने की आदत हो गई या अभी भी कुछ प्रॉब्लम लगती है? नहीं दादाजी, सब कुछ ठीक चल रहा है। ये क्या है? जाह्नवी ने उनके हाथ में रखा वो बैग देखा जिसमें वो कुछ कर रहे थे। पिछले साल ओबरॉय रेजिडेंस के बैकयार्ड में से मैंने कुछ सीड्स इकट्ठा करके रखे थे। ये फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। ये तुम्हारी दादी को बहुत पसंद है। क्योंकि मेरे पास कुछ करने को नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे बैकयार्ड में उनको बोया जाए। जब ये फूल खिलेंगे तो घर देखने में और भी प्यारा लगेगा। ये बातें बोलते टाइम प्रताप जी बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक लग रहे थे।